Hello student, in the previous class we were studying about the microorganisms and in the same sequence the next microorganism is fungi. What is fungi? Fungi is a unicellular or multicellular organism or unicellular or multicellular organism we studied in the previous class. What are multicellular, what are unicellular organisms. तो फंजाई जो होते हैं ये यूनिसेलुलर भी हैं और मल्टीसेलुलर भी हैं और इनका जो न्यूट्रिशन है वो सेप्रोफाइट्स भी होता है और पैरासाइट भी होता है. फंजाई यूनिसेलुलर भी हैं, मल्टीसेलुलर भी हैं और उनका न्यूट्रिशन सेप्रोफाइट भी है और पैरासाइट भी है. अब ये सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन क्या होता है? सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म. That nutrition in which one organism eat the dead and decaying organism is known as saprophytes. जैसे आप देखते हो कि कुत्ता मर जाता है, डॉग है वो मर गया, व्हीकल के व्हील में नीचे आकर वो मर गया. अब आप देखते हो कुछ दिनों बाद वो कुत्ता जो सड़क पर मरा हुआ था वो कुछ दिनों बाद गायब हो जाता है, सड़क पे से खत्म हो जाता है. उसे खत्म किसने कर दिया? कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ फंजाई होते हैं जो उस मरे हुए को, जो प्लांट मर जाता है या कोई एनिमल मर जाता है, उन्हें खाकर खत्म कर देते हैं. तो फंजाई में जो ऐसे फंजाई जिनमें न्यूट्रिशन सेप्रोफाइट्स है, क्या बताया कि वो जो मरे हुए को खाते हैं, मर गए, सड़ गए, गल गए, उन्हें जो खाना है उस टाइप के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सेप्रोफाइट्स. ये किसमें? मोस्टली फंजाई. और इस तरीके से फंजाई का हमारा एक इंपॉर्टेंस यहाँ पे नजर आया कि फंजाई हमारे एनवायरमेंट को क्लीन करते हैं. फंजाई हमारे एनवायरमेंट को क्या करने में हेल्प कर रहा है? क्लीनिंग करने में हेल्प कर रहा है. ऐसा नहीं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ हमारे बैड हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, इनके बेनिफिशियल इफेक्ट्स भी हैं. दूसरा होता है पैरासाइट न्यूट्रिशन. पैरासाइट न्यूट्रिशन उस न्यूट्रिशन को बोलते हैं इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट द take their food from the other organism without killing. कि जिस न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेता है लेकिन उसे बिना मारे. दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड तो ले रहा है लेकिन उस दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल नहीं कर रहा है. तो दैट न्यूट्रिशन इज नोन एज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. कहां होता है ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन? जैसे कि हमारे स्टोमक, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में एक वर्म्स रहता है जिसका नाम है एस्केरीज. स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है. ये जो कीड़े निकलते हैं बच्चों के, मोस्टली जो छोटे बच्चे होते हैं जो मिट्टी खाते हैं उनके कीड़े बन जाते हैं स्टोमक के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. इसमें जो न्यूट्रिशन है वो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है. ये क्या करता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन? कि हमारा जो फूड होता है ये उसमें से ही अपना फूड लेता है लेकिन हमें किल भी नहीं कर रहा है. तो इस वजह से इसमें जो न्यूट्रिशन है वो कौन सा है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. अब जैसे मॉस्किटो है वो हमसे ब्लड लेता है लेकिन हमें किल भी नहीं कर रहा है. दैट इज आल्सो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. हमारे सरों में जो जू होती है ना, तो वो भी हमारी ही ब्लड लेती है, हमसे ब्लड लेती है लेकिन वो हमें किल नहीं कर रही है. तो ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेता है विदाउट किलिंग, बिना उसे मारे, तो उस न्यूट्रिशन को बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. इसमें क्या कर रहा था ऑर्गेनिज्म? मरे हुए से, सड़ गए, मर गए, उनसे जो फूड ले रहा है. इसमें दूसरे ऑर्गेनिज्म से ले रहा है विदाउट किलिंग. तो फंजाई में दोनों टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं. कुछ फंजाई में सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन है और कुछ फंजाई में पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है. और ये एस्केरिस कहां रहता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में के अंदर रहता है. इसका इंपॉर्टेंस का एक नजर यही आया कि हमारे एनवायरमेंट को क्या करना है? क्लीन कर रहा है. और कुछ फंजाई जैसे कि यीस्ट, ये हमारे जो डफ होता है, डफ बोलते हैं गुंदा हुआ आटा. जब हम गुंदे हुए आटे में, डफ में यीस्ट मिला देते हैं और उसे भट्टी में गर्म करते हैं तो हम देखते हैं 2-3 घंटे बाद या उसे छोड़ देते हैं मिलाने के बाद, हम देखते हैं हमारा डफ क्या हो गया? फूल गया है. जैसे केक है, पेस्ट्री वगैरह है, फूल जाते हैं. ऐसे जब हम पूरी वगैरह का आटा बनाते हैं तो उसके अंदर क्या, जैसे समोसों का आटा बनाते हैं, है ना, तो उसके अंदर क्या मिलाते हैं? यीस्ट मिलाते हैं. तो आप देखेंगे जब वो आटा जब गूंथते हैं, जब यीस्ट मिला देते हैं, 2-3 घंटे छोड़ देते हैं, तो वो आटा जितना पतला था उतना फूल गया है. तो आटे को फुलाने के लिए, स्पंजी बनाने के लिए हम क्या मिलाते हैं? उसके अंदर यीस्ट मिलाते हैं. और यीस्ट इज ए फंजाई. ये भी फंजाई है. तो ये क्या कर रहा है? डफ को राइस करने में, उसे फ्लफी बनाने में हमारी हेल्प करता है.
अब ये कैसे करता है कि जब हम ये इसके अंदर मिला देते हैं, थोड़ा सा मिला दिया, तो ये अब क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। और जब यीस्ट रेस्पिरेशन करता है तो एक गैस निकलती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और दैट कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प इन फ्लफी। ये हमारी उस गूंदे हुए आटे को फ्लफी बनाने में हेल्प करती है। CO2 गैस जो निकल रही है, CO2 गैस कब निकल रही है, जब यीस्ट क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो रेस्पिरेशन करता है, सांस छोड़ता है, तो कौन सी गैस छोड़ता है, CO2, और जब सांस लेता है तो कौन सी गैस लेते हैं, O2। ये तो सबको पता ही होगा। इसके बाद आता है एक फर्मेंटेशन प्रोसेस। कि यीस्ट जो है फर्मेंटेशन में भी हेल्प करता है। फर्मेंटेशन क्या होता है कि शुगर सॉल्यूशन से वाइन का बनाना, शुगर सॉल्यूशन से वाइन का बनाना, दैट इज नोन एज फर्मेंटेशन। शुगर सॉल्यूशन प्लस यीस्ट फर्मेंटेशन और क्या बन गया, वाइन। सबसे पहले शुगर सॉल्यूशन किसे बोलते हैं कि जब हम वाटर में शुगर को डिसॉल्व कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड शुगर सॉल्यूशन। उसके अंदर हमने 1-2 स्पून 200 अप्रॉक्स हमारे पास शुगर सॉल्यूशन है, उसके अंदर हमने 2 स्पून यीस्ट के डाल दिए और उसे फर्मेंटेशन करा, उसे छोड़ दिया। अब जो यीस्ट है उसे बिल्कुल बंद कर देना कि ऑक्सीजन अंदर नहीं जाए। अब यीस्ट जो है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करती है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन उस रेस्पिरेशन को बोलते हैं यहाँ इस प्रोसेस में यीस्ट कौन सा रेस्पिरेशन कर रही है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज दैट रेस्पिरेशन इन विच नो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द रेस्पिरेशन, कि जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, दैट रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। हम जो कर रहे हैं दैट इज एरोबिक, हमें ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए, लेकिन इस प्रोसेस में उस जिस बर्तन में हमने ये प्रोसेस करा उसे बिल्कुल टाइटली पैक कर देना है ताकि ऑक्सीजन अंदर नहीं जाए। तो वहां पर यीस्ट कौन सा प्रोसेस करेगी, कौन सा रेस्पिरेशन करेगी, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और क्या बन जाएगा, वाइन, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो ये भी हमारा फंजाई का एक इंपॉर्टेंस हो गया। तो यहाँ पर हमने फंजाई के 3 इंपॉर्टेंस पढ़े, एक तो एनवायरमेंट को क्लीन करने में, और डफ को राइस करने में, फ्लफी बनाने में, और तीसरा वाइन बनाने में बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। Our next topic is immunity. What is immunity? The power of our body to fight against the disease. कि ये हमारी बॉडी की वो पावर है जिससे ये हमें डिजीज से लड़ने में हमारी हेल्प करती है, या जिस पावर से हम डिजीज से लड़ते हैं, दैट पावर इज कॉल्ड इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी ताकत, हमारी बॉडी की ताकत जो डिजीज से लड़ने में हेल्प करती है, और जिस पर्सन की इम्यूनिटी जितनी ज्यादा स्ट्रांग होती है उसे डिजीज उतनी कम होती है। अब देखते हैं आपकी कॉलोनी में कुछ बच्चे हैं, जब थोड़ी सी रेन हुई तो उसमें से कुछ बच्चे बीमार पड़ गए, उन्हें फीवर हो गया, और कुछ बच्चे उनमें कितनी गर्मी सर्दी वेदर चेंज होता रहे उन्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों नहीं होती? जिन्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है उन बच्चों की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और जिन बच्चों में थोड़ा सा भी वेदर चेंज हो रहा है और वो डिजीज हो रही होने लग रही है, तो मतलब उन बच्चों की इम्यूनिटी वीक है। तो इम्यूनिटी समझ में आया? इम्यूनिटी क्या है? द पावर ऑफ आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज, दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट इज वैक्सीनेशन। क्या होता है ये वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन क्या होता है, जैसे आप देखते हो कि जो पोलियो वाली डिजीज है उसमें हमें ड्रॉप, बच्चों को जो छोटे बच्चे होते हैं जो ड्रॉप पिलाई जाती है, तो दैट इज ए वैक्सीनेशन, ताकि वो बीमारी हमें नहीं लगे। या और भी बीमारियां हैं जैसे पोलियो है हो गई, और जॉन्डिस है, और टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस, ऐसे कई सारी डिजीज हैं जिसकी मार्केट में वैक्सीन प्रेजेंट है। तो ये वैक्सीनेशन का जो प्रिंसिपल है वो है क्या? प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन, कि जो वैक्सीन है
उसका प्रिंसिपल क्या है, कैसे काम करती है, इसे हमें समझना है। तो क्या होता है इस वैक्सीनेशन के अंदर कि सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर जो प्रीपेयर्ड एंटीबॉडीज है वो इंसर्ट कर दी जाती है, मतलब अंदर पहुंचा दी जाती है, चाहे तो वो ऑरल ड्रॉप के थ्रू या इंजेक्शन के थ्रू, कि इंजेक्शन लगा दिया या ऑरल ड्रॉप दिया हमारी बॉडी में, तो वो प्रीपेयर्ड एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है। अब उस एंटीबॉडीज में दो टाइप की सेल्स होती हैं, एक होती है मेमोरी सेल और दूसरी होती है लिम्फोसाइट। जो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज डाली हैं जिस डिजीज से अगेंस्ट भी, उसमें दो टाइप की सेल्स हैं, वन इज मेमोरी सेल्स एंड अनदर इज लिम्फोसाइट सेल। ये जो मेमोरी सेल्स हैं ये क्या करती हैं कि याद रखती हैं कि किस डिजीज के अगेंस्ट हमें बॉडी में पहुंचाया गया है। अब जैसे सपोज करो टीबी जो डिजीज है उसके अगेंस्ट हमने एंटीबॉडीज किसी पर्सन में डाली है, तो उसमें एंटी मेमोरी सेल भी है। ये मेमोरी सेल किसकी अगेंस्ट काम करेगी, टीबी जब वायरस वाला आएगा, टीबी इज ए बैक्टीरियल डिजीज, तो जब भी टीबी से रिलेटेड जो बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जाएगा तो ये मेमोरी सेल उसे पहचान लेती है। मेमोरी मतलब याद रखना, तो ये मेमोरी सेल उस बैक्टीरिया को पहचान लेती है। अब जब मेमोरी सेल ने उसे पहुंचा दिया तो ये इंफॉर्मेशन देती है लिम्फोसाइट सेल को, और फिर लिम्फोसाइट सेल उन बैक्टीरिया को मार देती है, किल कर देती है। इस तरीके से जिस पर्सन के अंदर टीबी डिजीज के अगेंस्ट वैक्सीनेशन प्रेजेंट थी तो उसे वो टीबी डिजीज नहीं होती है। फिर समझिए वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल क्या है। सबसे पहले एंटीबॉडी प्रीपेयर्ड एंटीबॉडीज उस पर्सन के अंदर इंसर्ट कर दी, आइदर थ्रू द ऑरल ड्रॉप और थ्रू द इंजेक्शन। That antibody has two type of cell, one is memory cell and another is lymphocyte cell. मेमोरी सेल जो है ये याद रखती हैं कि किस डिजीज के अगेंस्ट हम यहाँ पर प्रेजेंट्स हैं। तो जैसे हमने बताया कि टीबी के अगेंस्ट डाली है, तो ये टीबी बैक्टीरिया को याद रखेंगी कि जब भी टीबी बैक्टीरिया आएगा हमें इसको इन्फॉर्म करना है, और जब कभी भी उस पर्सन में टीबी जो डिजीज करता है वो बैक्टीरिया एंटर करता है तो मेमोरी सेल उस बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज कर लेती है, पहचान लेती हैं, और पहचान कर लिम्फोसाइट को इन्फॉर्म कर देती हैं। फिर लिम्फोसाइट सेल्स उस बैक्टीरिया को वहीं पर किल कर देता है और बैक्टीरिया को बॉडी के अंदर स्प्रेड नहीं होने देता। इस तरीके से वो डिजीज उस पर्सन में नहीं होती है। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिजर्वेशन। सबसे पहले क्या होता है कि जब हमारा फूड है, सपोज करो दैट इज अ फूड, जब इस फूड पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर देते हैं तो हमारा फूड स्पॉइल हो जाता है। तो अवर फूड गेट स्पॉइल व्हेन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आफ्टर द अटैकिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि जब फूड पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर दिया तो वह फूड हमारा क्या हो गया, स्पॉइल हो गया। स्पाइल मतलब खराब। और स्पाइल फूड की हम पहचान कैसे करते हैं कि उस स्पाइल फूड में से एक तो बैड स्मेल आने लगती है, या फिर उसका टेस्ट खराब हो जाता है, या फिर कलर चेंज हो जाता है। स्पाइल फूड को हमें पहचानना है, भाई फूड खराब हो गया या नहीं। तो क्या हो रहा है कि एक तो उसमें से बैड स्मेल आएगी, कलर चेंज हो जाएगा और उसका टेस्ट भी खराब हो जाएगा। इस तरीके से हम उस स्पाइल फूड की पहचान कर लेते हैं। और अगर कोई बाई चांस कोई पर्सन स्पाइल फूड को, जिस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक हो चुका है, इसको ईट कर जाता है, मतलब खा जाता है, तो फिर उसे एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसे हम बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। तो जब कोई पर्सन स्पाइल फूड को ईट कर जाता है तो उसे क्या, उससे प्रॉब्लम हो जाती है फूड पॉइजनिंग। हम कहते हैं ना फूड पॉइजनिंग हो गई, तभी वही जब खराब फूड बॉडी के अंदर पहुंचता है। फूड पॉइजनिंग में होता है क्या है, फूड पॉइजनिंग में वोमिटिंग होती है। वोमिटिंग मतलब उल्टी आना। फूड पॉइजनिंग जब किसी को होती है वोमिटिंग होती है, या फिर क्या होता है लूज मोशन होते हैं जिसे हम बोलते हैं डायरिया हो गया। तो फूड पॉइजनिंग में वोमिटिंग होनी है या डायरिया मतलब लूज मोशन हो रहा है, और इन दोनों कंडीशन में वोमिटिंग और लूज मोशन में हमारी बॉडी का पानी बहुत ज्यादा बाहर निकलता है, जिसे हम बोलते हैं क्या हो गया, डिहाइड्रेशन।
डिहाइड्रेशन, डी मतलब निकलना, हाइड्रेशन मतलब पानी, डी मतलब निकलना, हाइड्रेशन मतलब पानी। तो वाटर का निकलना दैट इज नोन एज डिहाइड्रेशन। ये किस कंडीशन में होता है? फूड पॉइजनिंग। क्या होता है इसमें? वोमिटिंग और लूज मोशन। तो इस डिजीज से जब बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है तो बहुत तेजी से वीकनेस बढ़ती है। तो उस वीकनेस को रोकने के लिए डॉक्टर एडवाइज अस टू टेक द ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। कि डॉक्टर्स हमें ये लेने के लिए एडवाइस करता है कि आपको ये लेना चाहिए। या फिर एक और आता है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉल। इलेक्ट्रॉल्स आता है मार्केट में, या ORS, जिससे हमारी बॉडी में उस पानी की कमी को रोका जा सकता है। तो ये तो था हमारा फूड स्पाइल, कि फूड स्पाइल हो गया किससे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर गया। तो हमें इस फूड स्पाइल को रोकना ही, जब हम इस अपने फूड को स्पाइल होने से रोकते हैं, तो दैट प्रोसेस कॉल्ड प्रिजर्वेशन। द मेथड टू प्रिवेंट फूड स्पाइल, द मेथड टू प्रिवेंट फूड स्पाइल इज नोन एज प्रिजर्वेशन। अब इस प्रिजर्वेशन में कई सारे स्टेप्स आते हैं, उसे हम पढ़ते हैं कि हम अपने फूड को प्रिजर्व कैसे करेंगे, अपने फूड को खराब होने से कैसे बचाएंगे। फर्स्ट इज डिहाइड्रेशन। देखो, सबसे पहले आपको याद रखना है कि फूड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ सबसे ज्यादा होती है वाटर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एंड वार्म कंडीशन में। कि ऑक्सीजन जहां पर है और साथ में वाटर भी है और वार्म कंडीशन है, वार्म मतलब 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वहां पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा होते हैं। तो उसे रोकने के लिए सबसे पहले हमने प्रोसीजर करा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या होता है? अभी हमने बताया डिहाइड्रेशन मतलब पानी का निकालना। जैसे हमारी कुछ फ्रूट्स हैं या कुछ वेजिटेबल्स हैं, कुछ पल्स हैं, दालें हैं, उन्हें हम धूप में, सन में रख देते हैं। सन की हीट की वजह से उसके अंदर जो वाटर होता है वो रिमूव हो जाता है, वो इवापोरेट हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है। अब पानी निकल गया तो उस पर बैक्टीरिया आसानी से अटैक नहीं करते हैं, तो उसकी ग्रोथ अब क्या होती है? कम हो जाती है। तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस से हम कुछ फूड को स्पाइल होने से बचा लेते हैं। नेक्स्ट इज पेस्चराइजेशन। इस पेस्चराइजेशन में क्या होता है? याद रखना, ये जो प्रिजर्वेशन है स्पेशली फॉर द मिल्क, ये पेस्चराइजेशन प्रोसेस जो है वो मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए हुआ है, बना है। इस पेस्चराइजेशन में क्या करते हैं? इसमें सबसे पहले मिल्क को, जो मिल्क है हमारा, उसे गर्म करा जाता है 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इस प्रोसेस में मिल्क को 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करा जाता है फॉर 15 to 30 सेकेंड। मिल्क को 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं फॉर 15 to 30 सेकेंड एंड देन सडनली कूल, और फिर अचानक से एकदम से उसे ठंडा करा जाता है। इस तरीके से करने से उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो किल हो जाते हैं, और जब बैक्टीरिया किल हो जाते हैं तो फिर हमारा वो फूड खराब नहीं होता है। तो याद रखिए, पेस्चराइजेशन जो प्रोसेस है इज मेड फॉर स्पेशली फॉर द टू कंजर्व द मिल्क। मिल्क को खराब होने से बचाने के लिए हम प्रोसेस करते हैं पेस्चराइजेशन। थर्ड इज salting and sugar adding, कि हम अपने फूड को सॉल्ट या शुगर ऐड करने से भी बचा लेते हैं। आपने देखा होगा कि जो पिकल्स होता है, अचार, जब आप आम लाते हैं अचार बनाने के लिए, आमिये जिसे बोलते हैं, वो लाते हैं कच्चे, फिर उसको हम छोटी छोटी खापों में काट देते हैं, जो है ना पीस जो होते हैं, छोटे छोटे पीस हमने कट कर दिए। उसके बाद आप क्या देखते हो, आप उस पर जो घर में बनाते हैं उस पर सॉल्ट लगा देते हैं, और सॉल्ट लगाने के बाद उसे हम सन में रख देते हैं। तो सॉल्ट जब हमने लगा दिया तो उसमें से पानी क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। तो आपने जो पीस इतना बड़ा काटा था, सॉल्ट लगाने के बाद आप देखो कुछ घंटे बाद वो पीस छोटा सिकुड़ गया, श्रिंक हो गया। क्यों गया? क्योंकि उसमें से वाटर वेपर निकल गया है। तो उसको हमने क्या करा, वो प्रोसेस हमने क्या करा है, अपने फूड को खराब होने से बचाने के लिए करा है। तो वो मेथड कहलाता है सॉल्टिंग या शुगर एडिंग, कि हम सॉल्ट ऐड कर देते हैं, कुछ प्रोसेस है जिसमें हम शुगर ऐड कर देते हैं। तो इससे
उसमें से पानी निकल जाता है, उसमें से भी निकल जाता है। जो हमारे पीस कटे हैं आम के या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर प्रेजेंट, उनकी बॉडी में से भी पानी निकल जाएगा और वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे और उसकी ग्रोथ उसमें फिर टोटली स्टॉप हो जाती है और वो हमारा जो पिकल्स है कई महीने तक खराब नहीं होता है। ये मेथड कहलाता है सॉल्टिंग एंड शुगर एडिंग। इसके बाद आता है फोर्थ, नाइट्रोजन गैस। जो हमारी नाइट्रोजन गैस है, N2 मीन्स नाइट्रोजन, कि हम नाइट्रोजन गैस की हेल्प से भी अपने फूड को प्रिजर्व कर लेते हैं, खराब होने से बचा लेते हैं विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन गैस। अब आप देखते हैं कि मार्केट में चिप्स के पैकेट आ रहे हैं या दाल के पैकेट्स आ रहे हैं, वो पैकेट फूले हुए होते हैं। वो फूले हुए क्यों हैं? क्योंकि उसके अंदर गैस प्रेजेंट है, नाइट्रोजन गैस। और नाइट्रोजन गैस बिहेव्स लाइक ए इनर्ट गैस। ये पूरी तरीके से इनर्ट गैस नहीं है, लेकिन काफी हद तक ये इनर्ट गैस की तरह बिहेव करती है। और इनर्ट गैस वो गैस होती है जो किसी से रिएक्ट नहीं करती है, बाकी दूसरी गैसों से रिएक्ट नहीं करती है। हमारे जो चिप्स के पैकेट्स हैं उसमें आलू के पीसेस हैं जो फ्राई हुए हुए हैं। अगर हम उस आलू के पोटैटो पीस को ऐसे ही सन में रख दें, कुछ देर खुला रख दें, तो हम देखते हैं कुछ घंटों बाद वो खराब हो जाएंगे। लेकिन उस चिप्स के पैकेट के अंदर वो हमारे पोटैटो पीस खराब नहीं हो रहा है। क्यों खराब नहीं हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस इज बिहेविंग लाइक ए इनर्ट गैस। अब ये हमारे हैं चिप्स, ये हमारा है पैकेट, और इसके अंदर कौन सी गैस है चारों ओर? नाइट्रोजन गैस। जब तक ये नाइट्रोजन गैस इस चिप्स के चारों ओर रहती है तो ये इनर्ट गैस है, जिसकी वजह से दूसरी गैस मतलब जैसे कि ऑक्सीजन गैस इस फूड के कांटेक्ट में नहीं आ पाती, तो इस फूड का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। और जब तक फूड का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है हमारा फूड खराब नहीं हो पाता है। अब आप देखेंगे कि आपने चिप्स पैकेट लाए, खोल दिया, ओपन करा और कुछ देर बाद अगर रखेंगे तो फिर ये हमारे चिप्स क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस फूड के जो फूड है इसके कांटेक्ट में ऑक्सीजन आ जाती है, मतलब इसका क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। और याद रखना, जब हमारे फूड का जिसमें ऑयल या फैट होता है उसका अगर ऑक्सीडेशन हो जाता है तो वह हमारा फूड खराब हो जाता है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन गैस जो पैकेट के अंदर जो भी फूड है उसको कौन से प्रोसेस से होने से रोकती है? फूड के ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकती है। मतलब इस फूड के कांटेक्ट में ऑक्सीजन नहीं आ पाती है तो ये हमारा फूड खराब नहीं हो पाता है। और फिफ्थ है एयर टाइट कंटेनर। कि हम अपने फूड को एयर टाइट कंटेनर में रखकर भी फूड को खराब होने से बचा लेते हैं। कि हमारा ये फूड, इसे हमने एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख दिया है जिसके अंदर ऑक्सीजन या दूसरी गैसेस नहीं आ सकती हैं। तो जब ये एयर टाइट कंटेनर